अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये पहला लेक्चर है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे कि ये लेक्चर आए और आप लोग सीखो चीज़ें। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये जो आपकी डीएचए का टेस्ट होता है जिसे हम दुबई हेल्थ अथॉरिटी बोलते हैं, या फिर हाद है, HAAD हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी, या फिर जो ASCP के लिए कोशिश करते हैं, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी, या कनाडा में जॉब्स के लिए, इस तरह के जो भी आपकी फॉरेन कंट्रीज़ की जॉब है, तो उसके लिए आपको थॉरली चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और उसके लिहाज से तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं जितने भी लेक्चर्स MLT के ऊपर डिलीवर करूँगा, मैंने ये सारी चीज़ें अपने नॉलेज में रखी हैं कि इनको कैसे आपको बताना है। मैं आपको थॉरली चीज़ें समझाऊंगा भी ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, और इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरह से तैयार हो जाओगे। एक तो आपका डिटेल में टॉपिक कवर हो जाएगा, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन बेस्ड आपकी तैयारी है वो भी हो जाएगी। और ऑब्वियसली PPSC के लिए तो तैयारी लोग करते ही है, तो मैं एक हायर लेवल पे चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले हमारी स्कीम है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो आपको पता हो। मसलन पहले फ्लीबॉटमी देखेंगे। हमारा पहला लेक्चर है ही फ्लीबॉटमी के ऊपर, क्योंकि देखें आप स्टार्ट ही फ्लीबॉटमी से करते हो, रिसेप्शन से करते हो। मैंने आपको सीक्वेंस में लेके चलना है। रिसेप्शन से हम इंटर होंगे, मतलब इसको प्री एनालिटिकल एरिया बोलते हैं, जहाँ पे आप पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हो। फिर सैंपल ट्रांसफ़र होता है आपकी लैब में, वहाँ पे आप उसको टेस्ट करते हो, फिर रिपोर्ट देते हो। तो जब आप टेस्ट करते हो उसको बोलते हैं एनालिटिकल एरिया। ठीक है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी मैं जस्ट एक गो थ्रू कर रहा हूँ। उसके बाद आता है पोस्ट एनालिटिकल। पोस्ट एनालिटिकल जब आप रिपोर्ट को टाइप करते हो और फिर उसको डिलीवर करते हो पेशेंट को। तो आप स्टार्ट हमेशा बेस से लेते हो। बेस आपकी रिसेप्शन है, वहाँ से चीज़ें शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम एंड तक जाएंगे, जिसमें आपके जितने भी केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, सेरोलॉजी है, आपकी हेमाटोलॉजी है, स्पेशल केमिस्ट्री है, ऑन्कोलॉजी जिसमें कैंसर को स्टडी किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी, हर एक चीज़ इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी इस सारे जो MLT के ऊपर जितने भी वीडियोस मेरी आएंगी। ठीक है। फ्लीबॉटमी है, फिर पब्लिक रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, क्लाइंट इंटरेक्शन क्या होता है, लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा वेस्कुलर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। साथ मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो। और फिर हमारा जो फ्लीबॉटमी रिलेटेड वेस्कुलर एनाटॉमी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि हमारे पास फ्लीबॉटमी है। फ्लीबॉटमी आप देख रहे हो कि ये उसका जो है ब्लड निकाल रहा है, इसको ब्लड विड्रॉ करना कहते हैं। तो फ्लीबॉटमी क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ, मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा, आप लोग इसको लिखो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ब्लड इज कॉल्ड फ्लीबॉटमी। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप ब्लड कलेक्ट करने को फ्लीबॉटमी कहते हो। दूसरा ये आता है कि फ्लीबॉटमी से मतलब इसका लिटरली मीनिंग क्या है। तो लिटरली मीनिंग है इसका टू कट अ वेन। ये क्वेश्चन PPSC में भी आ चुका है कि फ्लीबॉटमी से क्या मतलब है। फ्लीबॉटमी का टू कट अ वेन हम कहते हैं फ्लीबॉटमी को। आगे चले। नेक्स्ट है कि हमारे पास फ्लीबॉटमी के ऊपर दो कौन से मेन प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो जो मेन प्रोसीजर हैं उसमें से एक को हम कहते हैं वेनी पंक्चर, VENIPUNCTURE, वेनी पंक्चर। वेनी पंक्चर का मतलब ये होता है कि जब आप वेन के अंदर नीडल को इंसर्ट करते हो, वेन में नीडल डालते हो और उससे ब्लड ड्रॉ करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेनी पंक्चर। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कैपिलरी पंक्चर। कैपिलरी पंक्चर। कैपिलरी पंक्चर ये होता है कि जब आप स्किन को पंक्चर करते हो एक लेंसेट के साथ, और उससे जब आप ब्लड ड्रॉ करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, कैपिलरी पंक्चर। ये मैं आगे बताऊंगा, चीज़ें अभी आने वाली हैं, अभी तो बेस पे है ना, तो परेशान नहीं हो जाना कि सर ने डिटेल में बात नहीं की। तो वेनी पंक्चर और कैपिलरी पंक्चर दो चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि हु इज़ फ्लीबॉटमिस्ट। फ्लीबॉटमिस्ट कौन होता है। तो फ्लीबॉटमिस्ट है जी आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो फ्लीबॉटमी परफॉर्म करता है, जो ये ब्लड, अब ये जो पिक्चर में आप देखो, जो शख्स ब्लड निकाल रहा है इसको हम कहते हैं फ्लीबॉटमिस्ट। जो ये प्रोसेस कर रहा है इसको क्या कहते हैं, फ्लीबॉटमी।
और ये कहाँ से ब्लड ले रहा है, वेनी पंक्चर, वेन से ले रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और क्या कर रहा है, टू कट अ वेन, ये देखें ना उसमें इंसर्ट कर रहा है नीडल, तो हम कहेंगे टू कट अ वेन। आगे चलें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक रिलेशंस एंड क्लाइंट इंटरेक्शन। अब इसमें ये होता है कि जो भी ये ओवरऑल है, लैब में जो काम कर रहे हैं, जो रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं, कि उनका पब्लिक रिलेशन क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म ये कहते हैं कि आपका जो ब्लड कलेक्शन जो बंदा कर रहा है उसका एक प्रोफेशनल इमेज होना चाहिए। या जो भी आप मसलन ये एक मैंने पिक्चर दिया यहाँ पे, ये अब टेस्ट परफॉर्म कर रहा है लैब में, तो एक प्रोफेशनल इमेज आ रही है इसकी कि जी इसने लैब कोट पहना हुआ है, इसने मास्क यूज़ किया हुआ है, ग्लव्स यूज़ कर रहा है ये, तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। मसलन इसमें सबसे पहले आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद आता है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड में मसलन आपकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आप किस तरह से पेशेंट से बात करते हो या किस तरह से उनको देखते हो, किस तरह कोऑपरेट करते हो। अब अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अपीयरेंस में मतलब आप बज़ाहिर कैसे नज़र आ रहे हो, ख़ास तौर पे फ्लीबॉटमिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले होता है लैब कोट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं शूज़। शूज़ शूज़ जो हैं वो आपके क्लीन होने चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो है आपकी पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन। और एक एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोगों के जो बाल हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, मसलन जो कुछ लोगों के बाल हैं वो बड़े होते हैं, तो इसका ये होता है कि हेयर इफ़ लॉन्ग मस्ट बी पुल्ड बैक, उसको आप पीछे से पीछे करो। मर्दों की बात कर रहा हूँ, फीमेल के तो बड़े ही होते हैं। और दूसरा ये है कि जो फिंगर नेल्स हैं वो भी शॉर्ट होने चाहिए। ठीक है, फिंगर नेल्स। अब ये बहुत आप कह सकते हो कि बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अपीयरेंस में क्या है, लैब कोट्स, लैब कोट पहना होना चाहिए जैसे ये आप देख रहे हो, शूज़ क्लीन होने चाहिए, पर्सनल हाइजीन ठीक होनी चाहिए, हेयर जो है अगर बड़े हैं तो इट दे मस्ट बी पुल्ड बैक, और फिंगर नेल्स जो हैं वो भी शॉर्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई फीमेल की बात करें तो वो आर्टिफिशियल जो नेल्स होते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स, वो यूज़ नहीं कर सकते लैब में। फीमेल जो परफॉर्म करते हैं टेस्ट, जो भी फ्लीबॉटमी करते हैं, वो आर्टिफिशियल नेल यूज़ नहीं कर सकते, इसको आपने नहीं बोलना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। एटीट्यूड। देखें, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मसलन सबसे पहले देखें तो इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी है, या फिर इसको आप ऑनेस्टी कह सकते हो, कि वो ईमानदार हो, वो काम अपने काम के साथ ईमानदारी शो करे। दूसरे नंबर पे आता है कंपैशन। कंपैशन कंपैशन इसको कहते हैं कि उसके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस किस चीज़ की, कि वो दूसरों का जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, क्योंकि कोई पेशेंट ही आपके पास आता है ना, तो उसको उसके अंदर एक ख्वाहिश हो कि मैंने इसकी तकलीफ़ को कम करना है, इसको बोलते हैं कंपैशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन बोलते हैं कि उसने अपने गोल को अचीव करना है। गोल क्या है यहाँ पे लैब के अंदर, कि जी मैंने इसके रिजल्ट्स को अच्छे से, इसके टेस्ट जो भी इसका जो पैरामीटर्स हैं वो परफॉर्म करना है, और एक अच्छी रिपोर्ट देनी है जो कि रिलायबल हो, जो कि क्वालिटी कंट्रोल बेस्ड हो। ऐसे नहीं है कि उसमें मिस्टेक्स होनी चाहिए। और फिर डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड के अंदर। डिप्लोमेसी ये कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। देखें, कई बार पेशेंट आपसे हार्श बिहेव कर सकता है, बदतमीज़ी कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने आपके अंदर एक स्किल्स होने चाहिए कि आपने इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपने हॉस्टिलिटी पे नहीं जाना, हॉस्टिलिटी कहते हैं दुश्मनी को, कि आपने लड़ नहीं पड़ना वहाँ पे, बल्कि अच्छे तरीके से मैनेज करना है। जैसे हम डिप्लोमेटिक बिहेवियर बोलते हैं, कि आप उसको डिप्लोमेसी से लेके चलते हो। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या देखा, प्रोफेशनलिज्म, अपीयरेंस क्या हो, उसके बाद एटीट्यूड की हमने बात की। अब लीगल इश्यूज़ पे कुछ बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह बताऊंगा, छोड़ना कुछ नहीं है। लीगल इश्यूज ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, जिस सिविल एक्शन जिसके ऊपर हो जाते हैं हेल्थ केयर में। मसलन एक चीज़ है असॉल्ट। असॉल्ट असॉल्ट ये कहते हैं कि एक थ्रेट है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी इमीडिएट हार्म मिल सकता है। एक थ्रेट है जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है, उसको असॉल्ट बोलते हो। इसके ऊपर लीगल इश्यूज आते हैं। फिर एक टर्म है बैटरी, BATTRY, बैटरी। बैटरी कहते हैं कि आप किसी को उसकी कॉन्सेंट के बगैर टच कर रहे हो। क्योंकि देखें, आपने जब ब्लड लेना है,
ठीक है, इस पिक्चर में वापस आ जाते हैं हम, ये ठीक है। आपने उसका जो बाजू से ब्लड लेना है, उसके जो फोर आर्म है, तो आप किसी को टच करोगे तो उसमें ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी होती है, मतलब आप उसको कह सकते हो कि जी मुझे आपका सैंपल लेना है, तो इस तरह से आप इसको उसकी रजामंदी ज़रूरी होती है, इसको बोलते हैं बैटरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, देखें आपने किसी की भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मीन के किसी का रिपोर्ट है, किसी को हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया है, HIV पॉजिटिव आ गया है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या फिर सिफिलिस होता है, एक डिजीज़ होती है। डिजीज़ तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने उसकी प्राइवेसी को जो है वो ब्रीच नहीं करना, कि ऐसा नहीं है कि आप उसकी रिपोर्ट हर किसी को बताते फिरो कि देखो जी इसको सेक्सुअल डिजीज़ है, इसका HIV पॉजिटिव है, इसको काला यरकान है, इसको हेपेटाइटिस है। इस तरह से आप नहीं कर सकते, इनके ऊपर लीगल इश्यूज भी बन जाते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लैब कोट्स यूज़ करते हो, लैब कोट्स या गाउन्स यूज़ करते हो जब लैब में काम कर रहे हो, फ्लीबॉटमी पे काम कर रहे हो। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यू ग्लव्स के ऊपर, कि जब भी हमारी ये प्रैक्टिस नहीं होती एक्चुअल में कि ग्लव्स पहन लिए जाते हैं, फिर जितने भी पेशेंट आते हैं उन सब के साथ आप एक ही तरह के वही ग्लव्स पहने हुए और हर पेशेंट को आप उसी से डील कर रहे हो। हालांकि हर पेशेंट का जो जो डिजीज़ रेट है वो डिफरेंट तरह का है, उसको पता नहीं क्या मसला है, आप वही ग्लव से एक पेशेंट को भी टच कर रहे हो, दूसरे को भी कर रहे हो। तो जब भी नया पेशेंट आएगा आपने ग्लव्स हमेशा नए यूज़ करने हैं। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपके पास मास्क आ जाते हैं, या इनको रेस्पिरेटर्स भी बोला जाता है, रेस्पिरेटर्स। ठीक है, कि जब आप कोई किसी ऐसे पेशेंट से ब्लड ले रहे हो जिसको ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, मैं लिख देता हूँ ट्रांसमिसिबल डिजीज़। ट्रांसमिसिबल डिजीज़ इसका मतलब ये ले लेते हैं यहाँ पे कि मसलन किसी को अगर AFP पॉजिटिव है, एसिड फास्ट बैसिलाई, जिसको आप सिंपल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हो, TB बोलते हो, तो फिर वो खांसेगा, उसको जो है कफिंग होगी, वो अपनी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट कर सकता है, बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर सकता है, तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी होता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी? मैं दोबारा बता देता हूँ। पब्लिक रिलेशंस में हमने क्या बात की, प्रोफेशनलिज्म को डिस्कस किया, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ें आपसे जो रिटन टेस्ट है वहाँ पे नहीं पूछी जाती। इंटरव्यू आप मसलन मैंने एक टाइम में सऊदी अरेबिया के इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये चीज़ें पूछी थी, वहाँ पे भी आप जा सकते हो जॉब के लिए। तो इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप क्या करोगे। फिर लीगल इश्यूज आपको पता होने चाहिए, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतने आपके जॉब कंफर्मेशन होती है। फिर एटीट्यूड क्या होना चाहिए, और जिन लोगों की ये डिप्लोमेसी सबसे अच्छी होती है ना, वो बहुत आगे जाके कामयाब हो जाते हैं। डिप्लोमेसी कि आपने किस तरह से, एक इंसिडेंट हो गया तो आपने कैसे डील करना है, या पेशेंट से कैसे उसको डील करना है। और फिर PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसमें आपको कुछ लोगों को ये बात तो पता होगी, लैब कोट्स होते हैं, मास्क होते हैं, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यू ग्लव्स फॉर न्यू पेशेंट, जो भी आपका फॉर ईच पेशेंट जो भी आपका आएगा उसके लिए आप करते हो। अब हैंड हाइजीन है, इसमें यह आपकी अपने लिए पर्सनली इंफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है पेपर से हट के, कि आपने कैसे उसको राइट वे टू वॉश योर हैंड्स। ठीक है, सबसे पहले आप उसको वेट करते हो रनिंग वाटर में अपने हाथों को, फिर आप इस पिक्चर में देखो कि सोप अप्लाई किया जा रहा है और जो पाम्स हैं उनको रब किया जा रहा है। उसके बाद जो सोप है उसको स्प्रेड किया जा रहा है ओवर द बैक्स ऑफ हैंड्स, ठीक है, उसकी बैक साइड पे हाथ की। और उसके बाद फिंगर्स में सोप को जो है वो लाया जा रहा है। उसके बाद आप ये करते हो कि आपके थम्स पे करते हो, उसको क्लीन करते हो। ओवरऑल आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हो और आखिर में क्या करते हो कि क्लीन जो टॉवल है या जो पेपर टॉवल है उससे आप ड्राई कर लेते हो। तो ये एक प्रोसेस है। और PPSC में एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि सबसे अच्छा मेथड, जो सबसे अच्छी जो प्रोसेस है वो कौन सा है जिससे आप इन्फेक्शन को रोक सकते हो। तो वो हैंड हाइजीन है, हैंड वॉशिंग है, ये याद रखिएगा, हैंड वॉशिंग इज़ द मेन थिंग। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, फ्लीबॉटमी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि वेस्कुलर सिस्टम क्या है। वेस्कुलर सिस्टम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक आर्टरी है, एक कैपिलरीज है और एक वेन होती है। ठीक है, आर्टरी क्या करती है, इस पिक्चर में आप देखें तो आर्टरी जो है वो आपके सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई हो रहा होता है।
वेन क्या करती है कि वेन जो है जितना भी आपका वेस्ट है या जो भी आपका डी ऑक्सीजनेटेड बगैर ऑक्सीजन वाला जो खून है, जो ब्लड है, उसको वापस लेके जाती है और फिर वो ऑक्सीजनेशन के लिए या उसको वापस लेके जाती है सेल से। ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि पेपर में किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। आर्टरीज़ की जो वॉल है वो किस तरह की होती है, तो इनको आप बोलते हो थिक वॉल। इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि इसने जब जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके प्रेशर के साथ विद स्टैंड करना होता है। ठीक है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ से जब ये ब्लड सप्लाई जाना है तो यहाँ से वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एओर्टा के ज़रिए आपकी जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसको एओर्टा बोलते हो, वहाँ से ब्लड ने सप्लाई होकर आगे सेल्स को जाना है, तो ये थिक वॉल होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो भी ब्लड आर्टरी में मौजूद होता है वो ब्राइट रेड होता है, ये याद रखिएगा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइट रेड होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन रिच। ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। वेन की बात करें तो ये थिनर वॉल्स होते हैं, थिनर वॉल इसकी होती है। ठीक है। और क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो इट इज़ अंडर लेस प्रेशर, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि इसकी थिक वॉल होनी चाहिए। इसका जो कलर है वेन के अंदर जो ब्लड का, वो होता है डार्क ब्लूइश, डार्क ब्लूइश। और क्योंकि ये ऑक्सीजन पुअर है, ऑक्सीजन पुअर, मैंने अभी बताया ना कि सेल से वेस्ट जो है वो लेके जा रहा है, जो वेन में जो ब्लड जा रहा है, तो ये आपको पिक्चर से भी नज़र आ रहा है। ये रेड है, ये ब्लूइश सी इसमें मैंने डाला हुआ है कलर। तो ये क्या है, ब्राइट रेड ऑक्सीजन रिच है जो आर्टरी में होता है, और जो वेन में होता है वो डार्क ब्लूइश और ऑक्सीजन पुअर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज का ये होता है कि वन सेल थिक। ठीक है। कैपिलरीज आर ओनली वन सेल थिक टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से क्या प्रोसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये अब इस तरह से पूछ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या नन ऑफ दीज, जो भी है वो दे देगा और आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि इसमें आप ये करते हो कि इसको जब भी आप पंक्चर करते हो, पंक्चर विद आ लैंसेट। ठीक है। जब आपने लैंसेट से आप इसको पंक्चर करते हो, इसके आगे मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं कि कैपिलरीज जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। अब मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। इवन मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि जब आप लैब में परफॉर्म भी कर रहे होंगे तो आप मेरे नोट्स या इस तरह से जो मेरी स्क्रीनशॉट आपने लिए हुए हैं, पिक्चर्स ली हुई हैं मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो एरिया है, ये जो मैंने एरिया है, इसको आप क्या बोलते हो, इसका एक नाम है, इसको बोलते हो एंटी क्यूबिटल फोसा, एंटी क्यूबिटल फोसा। ठीक है। जितनी भी आपकी मेजर वेन्स होती हैं वो इस एरिया में होते हैं। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं एंटी क्यूबिटल फोसा। इट इज़ एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द एनाटॉमिकल आर्म एंड फोर आर्म। ठीक है। ये आर्म और फोर आर्म के दरमियान एक ट्रांजिशन वाला एरिया है। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन अ डिप्रेशन। देखिए ना, ये डिप्रेशन से बनी हुई होती है, जैसे आप जो है कह सकते हो कि ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द एल्बो जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट होता है जिसे कोनी बोलते हैं हम, और वहाँ पे ये मौजूद है, इसकी ये लोकेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेजर वेन्स फॉर वेनिपक्चर कहाँ मौजूद हैं, तो आपने बोलना है एंटी क्यूबिटल फोसा में मौजूद होती हैं, यहाँ से आप इजीली ब्लड ले सकते हो। आगे चले, अब हम कुछ देख लेते हैं। हमारे पास सबसे जो पहला है वो है मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है। मीडियन क्यूबिटल वेन, इसमें देखो यहाँ पे है ये वाली, ये है मीडियन क्यूबिटल वेन। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज़ लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द एंटी क्यूबिटल फोसा। ठीक है। ये देखें ना, ये सेंटर के करीब ही है। इट इज़ लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द एंटी क्यूबिटल फोसा। दूसरी बात ये है कि ये प्रेफर्ड वेन है, प्रेफर्ड वेन मतलब आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी एंटी क्यूबिटल फोसा में वेन्स तो मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफर की जाती है कि जिसको कहा जाता है यहीं से ब्लड निकालो ये बेहतर रहेगा, तो वो कौन सी है, आपकी मीडियन क्यूबिटल वेन। दूसरा ये होता है कि ये लार्ज होती है। ठीक है। आप पिक्चर में ही देख रहे हो, और जो लोग फ्लीबॉटमी करते हैं लैब में उनके लिए उनको पता होगा ये काफ़ी लार्ज होती है। और इट इज़ क्लोज़र टू सरफेस, क्लोज़र टू सरफेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ लीस्ट पेनफुल। इसमें पेन बहुत कम होता है,
जब आप पंक्चर करते हो, जब आप फ्लीबॉटमी करते हो, नीडल इंसर्ट करते हो, तो इसमें जो पेन है वो काफ़ी कम होता है। तो क्या पॉइंट आपने देखे वेन्स में, ये इस एरिया को क्या बोलते हो, एंटी क्यूबिटल फोसा। मेजर वेन जहाँ पे मौजूद होती हैं, सबसे प्रेफर्ड वेन कौन सी है, मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। और ये लार्जर होती है, क्लोजर टू सरफेस होती है और लीस्ट पेनफुल होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन, ये पिक्चर में देखें, दिस इज सिफेलिक वेन, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो है लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंटी क्यूबिटल फोसा, लेटरल एस्पेक्ट में है, ठीक है। ये लोकेशन है इसकी। दूसरा आपको पॉइंट ये पता होना चाहिए कि ये सेकंड चॉइस में आ जाती है, फर्स्ट चॉइस में नहीं आती। ये चॉइस के ऊपर एमसीक्यूज में या वाई या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकंड कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं, वो वाले लोग जिनको मोटापा है, जिनका मतलब बाजू काफ़ी मोटा है, ठीक है, मोटे लोग जो होते हैं, उसके अंदर ये जो, क्योंकि अक्सर आप देखो ना, आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, तो उनमें वेन को सर्च करना, ब्लड निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो उनके लिए हम इस वेन से ब्लड निकालते हैं, क्योंकि इसको आसानी से आप फील कर सकते हो। तो ओबेस पेशेंट्स के लिए कौन सी वेन है, सिफेलिक। आप देखें इसमें से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है। इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, चॉइस पूछ सकते हैं, और ओबेस पेशेंट्स के लिहाज से पूछ सकते हैं। तो मैं वही बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल तो मैं सारी दे रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन, ठीक है, जो ये वाली है इसको हम बेसिलिक वेन बोलते हैं। ये पिक्चर में क्लियर है। बेसिलिक वेन के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इसकी लोकेशन आ जाती है। लोकेशन में है मीडियल साइड ऑफ द एंटी क्यूबिटल फोसा, मीडियल साइड। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस इज़ लास्ट चॉइस ऑफ, मतलब जितने भी आपके पैटर्न में जो आती हैं, इस पैटर्न में आपकी वेन, उसमें जो आखिरी चॉइस है वो आपके पास बेसिलिक वेन आती है, क्योंकि ना इट रोल्स इजीली। ये देखो ना, इसकी जो लोकेशन है बेसिलिक की, यहाँ से ब्लड निकालना मुश्किल है, ये रोल हो जाती है। मतलब ये अपनी इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाती है जैसे आप उसमें नीडल इंसर्ट करने लगते हो, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ही आपकी ब्रैकियल आर्टरी मौजूद होती है, ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। अब जब आप इसमें पंक्चर करते हो या जहाँ पे आप नीडल इंसर्ट करते हो, तो एक चांस मौजूद है, एक रिस्क मौजूद है कि आप ब्रैकियल आर्टरी को भी डैमेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रेफरेंस में नहीं आती। मैं दोबारा बता दूं थोड़ा सा, देखें हमने क्या पढ़ा फ्लीबॉटमी रिलेटेड वेस्कुलर एनाटॉमी देखी, वेन्स कहाँ पे मौजूद हैं, एंटीक्यूबिटल फोसा की हमने बात की। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, कौन कौन सी वेन है, नाम पता होना चाहिए, और प्रेफर्ड वेन कौन सी है वो पता होना चाहिए। और ये प्रेफर्ड क्यों है ये आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, लेकिन प्रेफर्ड वेन का नाम आपसे रिटर्न में पूछा जा सकता है। फिर सिफेलिक वेन की बात करें तो ये इसकी लोकेशन लेटरल स्पेक्ट में आती है, सेकंड चॉइस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओबेस पेशेंट्स के लिए होती है। इसकी जगह याद रखिएगा, आप लोगों ने जब फ्लीबॉटमी करनी है तो आपको आसानी होगी। फिर बेसिलिक वेन की बात करें तो ये लास्ट चॉइस में आती है, और इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी इस लोकेशन में मौजूद है, बेसिलिक वेन वाली इस जगह पे, वो उसको पंक्चर करने का खदशा रहेगा और जिससे नुकसान हो सकता है। अब बाकी वेन्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ वेन्स हमारी होती हैं जो हाथ के ऊपर मौजूद हैं, ये देखिए ना, इस पिक्चर में मैंने ये पिक्चर ऐड की हुई है, और ये रिस्ट वाले एरिया में मौजूद होती हैं कुछ वेन्स, ठीक है। तो इनको आप अदर वेन्स में ले आते हो, और मसला आप कह सकते हो वेन्स ऑन द बैक ऑफ द हैंड एंड रिस्ट, ठीक है। या फिर आप दूसरा कह सकते हो वेन्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द रिस्ट, ठीक है। लेकिन इसको जो है कोशिश की जाती है कि इसको अवॉइड ही किया जाए, रिस्ट वाली जो वेन होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास लेग, एंकल और फुट वेन्स, ठीक है, इनको भी कई दफ़ा यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन इसको परमिशन के बगैर आप यूज़ मत करो। जो पेशेंट का फिजिशियन है उससे भी आप पूछ सकते हो, बल्कि उससे ही पूछना आपके लिए मस्ट है, उससे पूछो, क्योंकि कुछ ना कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं।
तो हम यहाँ पे लेक्चर एंड कर रहे हैं। अभी ये फ्लीबॉटमी का लेक्चर आगे चलेगा। मैंने हर एक चीज़ अभी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे शिफ्ट होंगे। इसको देखें, समझें, कुछ समझ ना आए मुझसे पूछें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, प्लस कमेंट्स दें, मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। नहीं आई तब भी बताएं, समझ आई है तब भी बताएं। अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है तब भी बताना है, स्लो है तब भी बताना है। मुझे बताएं, मुझे फीडबैक दें ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, थैंक यू सो मच।